बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का बहुत शुक्र कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तौफ़ीक दी कि आज का ये एक सेमिनार, मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितनी भी बड़ी चेंज आती हैं वो हमेशा राय आमा से आती है, और राय आमा कमरों से निकलता है, और कमरों से निकलते निकलते वो एक तवील एरिए में फैल जाता है। लेकिन उस राय आमा के लिए बड़ी क्लैरिटी के साथ फोकस लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। वो तादाद में ज़्यादा होना कम होना माने नहीं रखता, कितने लोग फोकस हैं और वो सही मानों में फोकस हैं, वो जब तक ना हो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी, आज ये पहला जो हमारा बाकायदा प्रोग्राम है उसका हेड ऑफिस से आगाज़ किया गया, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे जितने भी बाकी कैंपसेस हैं उनमें भी इस सिलसिले को हम इंशाल्लाह आगे लेकर बढ़ेंगे, क्योंकि हमें हर एक को अपने अपने हिस्से का काम अपनी अपनी जगह पर बेहतरीन तरीके से निभाना है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मुबश्शिर लुकमान साहब का, उन्होंने वक्त निकाला, मंसूरी साहब का, इसी तरह उसामा गाजी साहब का, गोंदल साहब का। गोंदल साहब माशाल्लाह बहुत एक बेहतरीन उस्ताद हैं, और इन्होंने तो सही मानों में अपनी, आप कह लें कि गुफ्तगू के खमियाजे भुगते हुए हैं, और इन्होंने वो चैलेंजेस रियल टाइम फेस किए हुए हैं जिन चैलेंजेस को शायद हम जैसे मुबश्शिर लुकमान साहब पे पर्चे हुए रहते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन गोंदल साहब ने तो सही मानों में सच बोलने की सज़ा चंद दिन जो है वो भुगत रखी है। तो मैं समझता हूँ कि एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लिए, हमारे इदारे के लिए ये बड़ी बाइस फ़ख्र बात है। और ये लम्हात जो भी यहाँ गुज़रे, मेरे लिए ज़ाती तौर पर ये मैं समझता हूँ कि इस किस्म के सेमिनार्स जो हैं वो हमारे दिलों से, हमारे जहनों से, हमारी सोचों से गर्दो गुबार को दूर करते हैं। क्योंकि जब हम जिक्र छोड़ देते हैं, इसी तरह मतलब बड़ी सिंपल एग्जांपल है कि हम ये कहते हैं कि जब तक हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करते रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमसे जुड़ी रहती है। तो यही कायनात का निज़ाम है, जिस चीज़ का हम जिक्र करते हैं उस चीज़ के हम करीब से करीब तर होते जाते हैं। तो आज की ये जो इवेंट है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी एक आई ओपनिंग है, मेरे लिए भी एक नए जज्बे के साथ, एक नए शौक़ के साथ इसको आगे लेकर बढ़ने के अज़म का दिन है। दो बातों पे मैं गुफ्तगू करके इसको क्लोज़ करता हूँ मुख्तसरन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हमें जैसे अभी गोंदल साहब ने भी कहा, हमें ईमान पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी जंगें जीती जाती हैं उसमें सबसे पहले पर्पज़ का होना बहुत ज़रूरी है, उसमें सबसे पहले ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसको मुख्तसर नहीं कर रहा कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो ईमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की हद तक होगा। आखिर कोई नॉन मुस्लिम भी तो लड़ता है, तो वो भी अपने उस मज़हब में शहीद होने के लिए घर से आता है, तो वो कोई ना कोई पर्पज़ लेकर आता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें अपने ईमान पे काम करने की ज़रूरत है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक बयान एक साहब का सुन रहा था, और मेरे लिए वो बड़ा हैरान कुन था कि इस दुनिया के निज़ाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी को मुबर्रा कर दिया है मुसलमान होने और ना होने से। जैसे गोंदल साहब ने भी कहा कि ये कुरान पाक, ये दीन जो है ये पूरी इंसानियत के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार या अय्युहन नास का अगर जिक्र किया तो इसका मतलब ये है कि ये जनरलाइज फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। तो वो कौमें हार जाती हैं, वो कौमें पीछे रह जाती हैं, उन कौमों की दुनिया में इज़्ज़त नहीं होती जो ईमानदार नहीं होती। सिंपली आज अगर हम पाकिस्तान को कंपैरिजन करते हैं किसी डेवलप्ड नेशन के साथ, तो उसमें एक बड़ी वजह जो हमारे सामने आती है वो ईमानदारी है। हम में रहम ख़त्म हो गया, हम में ईमानदारी ख़त्म हो गई, हम में अपने हिस्से का काम सही तरीके से करने का जो शौक़ था वो रोज़ बरोज़ ख़त्म हो गया। तो यही वजह है कि आज अगर सऊदी अरब रिलायंस ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहा है, यही वजह है कि उनके इंटरेस्ट उस मुल्क के साथ ज़्यादा है। तो उसकी बुनियाद वहाँ की ना सिर्फ आबादी बल्कि उससे भी बड़ी बात बिज़नेस, क्योंकि आज के दौर में दोस्तियाँ मुस्लिम उम्मा होने या ना होने का दौर निकल गया। वो पुरानी बात हो गई कि सन 65 में ईरान से पाकिस्तान के जहाज़ उड़ते थे और सन 71 में कोई भी नहीं आया। इंडोनेशिया के बहरी बेड़े भी आ गए सन 65 में, और सन 71 में कोई भी नहीं आया। तो ये रियलिटी है जिसे हमें एक्सेप्ट करना है। जब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट काम, हमें ईमान के साथ ईमानदारी की तरफ आगे बढ़ना है, रहम दिली को देखना है। और दूसरा जो बड़ा ज़रूरी काम
جس کا ابھی تمام مہمانوں نے ذکر کیا. اس میں کچھ کام ایسے ہیں جو فوری کرنے والے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں مسلسل کرنے ہیں, ہر نئے آنے والے دن میں کرنے ہیں. جیسے مبشر صاحب نے کہا کہ ہمیں بلاگنگ میں جانا ہے, ہمیں اس جو ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے, نو ڈاؤٹ یہ بالکل کرنا ہے, بٹ یہ ایک پرماننٹ سلوشن نہیں ہے. پرماننٹ سلوشن جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. پرماننٹ سلوشن ٹیکنالوجی کے علاوہ آج کچھ بھی نہیں ہے. اس کی بڑی سمپل اگزامپل کہ آپ ایک ٹرک پہ 1000 کریٹ آم کے بھیجتے ہیں ملک سے باہر, اور وہ ایک کریٹ 800 روپے کا یا 1000 روپے کا ہوگا, تو یہ ٹوٹل ٹریڈ جو ہے وہ میکسیمم 10 لاکھ روپے کا ایک ٹرک بن جائے گا. لیکن اگر آپ ایک آئی فون پاکستان میں بنا کے یا اس لیول کا ایک سیلولر فون بنانے میں آپ کامیاب ہوتے ہیں جو آج کی تاریخ میں 2-2.25 لاکھ روپے کا ہو گیا ہوا ہے, تو شاید وہ صرف 5 سیلولر فون ایک چھوٹے سے بیگ کے اندر ہم باہر بھیج پائیں گے, اور اس سے زیادہ ہم کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو جب تک ہم ٹیکنالوجی پہ بیس نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی جو ایمانداری سے اللہ پاک نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اس کو برے کار نہیں لائیں گے, کبھی بھی سلیوشنز پرماننٹ نہیں ہوں گے. میری اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ یہ جتنی باتیں ہم نے آج سنی, ان میں سے بھلے ہم ایک دو ہی اپنے پلے باندھ کے یہاں سے چلے جائیں, لیکن یہاں سے جانے کے بعد اگر ہم نے کچھ بھی پریکٹیکلی چینج نہیں کیا تو پھر ہم نے بڑا ظلم کیا. پھر ہم نے اتنے مصروف لوگوں کا بھی وقت برباد کیا اور ہم نے اپنا سب کا بھی وقت برباد کیا. دا موسٹ امپورٹنٹ از ایگزیکیوشن, کہ ہم ایگزیکیوشن میں کتنا تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کو کیسے آگے لے کر چلتے ہیں. اور انشاءاللہ نہ صرف کشمیر, اگر ہم صحیح ڈائریکشن میں چلنا شروع ہوں گے تو پھر ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ انڈیا خود بخود ختم ہو جائے, بلکہ ہم اس سے بہتر ہو جائیں گے, ہم اس سے بہتر طریقے سے ایک ملک بن کے سامنے آئیں گے. میری بہت ساری دعائیں اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دیں. تھینک یو ویری مچ.